तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का 5वां दिन है। इससे पहले मैं 4 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग अर्धनारीश्वर को पढ़ने वाले हैं जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो शुरू से ही मैं आप लोग को बताते आ रहा हूं कि एक चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। समरी यानी कि सारांश, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, इन 3 चीज़ों को आप लोग को देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है रामधारी सिंह दिनकर की बायोग्राफी को जान लेते हैं, क्योंकि आपको हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो लगभग 70 to 90% क्वेश्चन जो रहता है वो बायोग्राफी से ही रहता है, यानी कि परिचय से ही रहता है। इसलिए परिचय को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप ये PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी कहीं पे भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए परिचय को देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुई थी। जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म जो है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार, यानी कि बिहार के ही निवासी है। बिहार में इनका जन्म हुआ था। माता पिता का नाम जो है वो मनरूप देवी एवं रवि सिंह है, यानी माता का नाम मनरूप देवी है और पिता का नाम जो है वो रवि सिंह है। पत्नी है श्यामवती देवी है। और इनकी शिक्षा की अगर बात करेंगे तो 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से ये मैट्रिक करते हैं। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स से इतिहास से जो सो BA ऑनर्स करते हैं। तो ये बायोग्राफी आप लोग को याद रखना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बायोग्राफी से जो सो पूछा जाता है। अगर वृत्ति की बात करते हैं तो ये अध्यापक रह चुके हैं HE स्कूल बरबीघा में। सब रजिस्ट्रार रह चुके हैं, सब डायरेक्टर हो या फिर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर रह चुके हैं और साथ में भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति यानी कि वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला हुआ है। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। तथा हम लोग जो ये रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं वो राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। हालांकि आपके पार्ट में आपके चैप्टर, आपकी बुक में जो ये चैप्टर दिया गया हुआ ये आपको इससे ही निबंध है, ना कि कविता है, लेकिन हम लोग इसको राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी कविता ये अपने लाइफ में जो है सो लिखे हैं। शायद पहले जो 50 मार्क्स हिंदी था उसमें इनकी कविता जो है सो दी गई हुई थी। चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं इसके सारांश को, क्योंकि सारांश आपको 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जो सो पूछा जाता है और इसलिए सारांश को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सारांश और बायोग्राफी से ही लगभग सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव को हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो। अगर आप सारांश और बायोग्राफी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आराम से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन को तो याद नहीं करना है, बल्कि आप समरी को अच्छे से समझ लीजिए, सारांश को अच्छे से देख लीजिए, आराम से आप शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर है। आप सब जानते हैं कि इसके जो निबंधकार है, क्योंकि ये निबंध है तो इसके जो निबंधकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पित रूप है। अब ये अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है? तो अर्धनारीश्वर कहते हैं कि एक मूर्ति है, एक नहीं, जिसमें आधा जो है ना सो आधा जो कहेंगे वेश जो है, आधा रूप जो है वो शंकर का और आधा रूप पार्वती का है। यानी एक ही मूर्ति में जो है ना सो 2 है, यानी पुरुष और स्त्री दोनों को जो है सो दर्शाया गया हुआ और ये काल्पित रूप कहा गया ना, कल्पना किया गया कि अगर एक ही इंसान के अंदर जो है ना अगर दोनों गुण आए, मेल वाला भी फीमेल वाला भी, तो फिर क्या होगा? जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का है। निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है। अब यहाँ पे रामधारी सिंह कहते हैं चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, दोनों के अंदर समान गुण पाया जाता है कि नहीं। गुण की दृष्टि से अगर देखेंगे तो दोनों समान है, कोई अंतर नहीं है। एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। अगर किसी के अंदर एक गुण पाया जाता है तो वो जो है सो दूसरे का दोष नहीं हो सकता है। प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है, परंतु वह स्त्रैण कहे जाने के डर से दबाए रखता है। यहाँ पे पोएट ये भी कहते हैं कि जो पुरुष है, सभी पुरुष के अंदर जो है
वो नारी का गुण होता है, यानी कि औरत का गुण होता है। लेकिन लेकिन पुरुष जो है ना, स्त्रैण कहे जाने के डर से, यानी कि स्त्रैण हम लोग उस वर्ड को कहते हैं उस शब्द का नाम है कि महिला, जिस पुरुष के अंदर महिला वाला गुण देखने को मिले ना, उसका कैरेक्टर महिला जैसा हो जाए। तो यहाँ पे निबंधकार कहते हैं कि हर एक पुरुष के अंदर भी महिलाओं वाला गुण होता है, लेकिन वो महिलाओं के जैसे ना कहलाने लगे, इसलिए वो अपने गुण को अंदर दबा लेता है। अगर नरों में वे विशेषताएं आ जाए जैसे कि दया, ममता, औदार्य, सेवा आदि, तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता बल्कि और अधिक निखर जाता। अब यहाँ पे पोएट जो कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जो कहते हैं निबंधकार, कि अगर एक पुरुष के अंदर जो है ना दया, ममता और औदार्य, ये सारी चीज़, सेवा, ये सारी चीज़ें जो गुण है ना, ये सारी गुण ये खास करके जो सो औरतों के अंदर पाई जाती है। लेकिन पोएट कहते हैं कि अगर ये गुण जो है सो अगर मैं बार बार पोएट इसको कह रहा हूँ क्योंकि पहले जो इसमें पढ़ाता था तो ये पोएट के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि आप उनके कविता थी और यहाँ पे निबंधकार है, तो आप लोग निबंधकार याद रखिएगा। तो ये सारी गुण जो है वो औरतों के अंदर पाई जाती है। लेकिन अगर ये सारी गुण मर्द के अंदर आ जाता है, पुरुष के अंदर आ जाता है, तो उनकी व्यक्तित्व धूमिल नहीं हो जाएगी। ये नहीं कि वो खराब कहलाने लगेगा या उसका जो व्यक्तित्व है वो छुप जाएगा, नहीं, बल्कि वो और निखर जाएगा। अगर किसी के अंदर दया वाली गुण आ जाती है तो और उस निखर जाएगा, ममता वाली गुण आ जाती है और निखर जाएगा, क्योंकि दया, ममता देखेंगे, ममता खास करके देखेंगे तो औरतों में ही पाई जाती है, बल्कि और बिखर जाता है। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है। अब यहाँ पे यही नहीं कह रहे कि सिर्फ पुरुषों के अंदर स्त्री वाला गुण होता है, बल्कि एक पुरुष के अंदर भी जो है ना सो स्त्री का जो है सो तत्व, एक स्त्री के अंदर भी पुरुष का गुण जो है सो होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है। अब यहाँ पे निबंधकार ये कहते हैं कि देखिए भाई, औरत के अंदर भी पुरुष वाली गुण होती है, पुरुष वाला गुण होता है, और एक पुरुष के अंदर भी औरत वाला गुण होता है। लेकिन औरत के अंदर जो गुण है ना, वो गुण तो पुरुष वाला गुण औरत के अंदर मौजूद है, लेकिन उसको लोग सिर्फ और सिर्फ कोमल शरीर वाली है कि नहीं, बहुत खूबसूरत उसको समझते हैं, पुरुष को आनंद देने वाली रचना समझते हैं, यही नहीं घर की दीवारों में रहने वाली समझते हैं। भाई आप औरत हो तो घर की दीवार के अंदर ही रहना, आपको बाहर नहीं निकलना। तो ये सारी चीज़ें समझने लगते हैं। अगर घर से बाहर निकलने लगे कि नहीं, तो उसको जो सो बुरा भला कहा जाता है कि भाई देखो फला फला औरत घर से बाहर भी निकलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सो देखी जाती है, और इसलिए उसे दुर्लभ कहे जाने लगा, और इसकी वजह से उसको जो है ना दुर्लभ, कमज़ोर जो सो कहा जाता है कि भाई तुम घर की ही हो, घर में ही रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे, बाहर का काम तुम नहीं कर सकते हो। बाहर का काम मर्दों के लिए और अंदर का काम जो है सो औरतों के लिए। समय बीतने के साथ ही पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। अब यहाँ पे निबंधकार ये भी कहते हैं जैसे जैसे समय बीतता गया, पुरुष जो है वो महिला के अधिकार को दबाता गया, पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। अब ये भी बंटवारा कर दिया गया कि पुरुष का अधिकार क्या होगा और महिला का अधिकार क्या होगा। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझे जाने लगा। निबंधकार कहते हैं कि यदि मानव और आदि मानव होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैंने तो नारी में अंतर नहीं किया, हम साथ साथ रहे, पशु और पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वे नारियों पर कोई भेदभाव नहीं किया। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात निबंधकार कहते हैं कि अधिकार का तो बंटवारा हो गया कि पुरुष का कौन सा अधिकार होगा, महिलाओं का कौन सा अधिकार होगा, और महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझे जाने लगा, कि समझा जाने लगा जो महिलाएं हैं वो पुरुष ये समझते हैं कि नहीं, महिला जो है ना सिर्फ सुख का ही साधन है, वो सारी सुविधा हमको प्रदान करने वाली है कि नहीं, जो भी सुविधा हो आप सब जानते होंगे, खाना बना करके देना, हमारी सेवा करना, खिदमत, सारी चीज़, मतलब कि महिलाएं जो है वो सिर्फ सुख का साधन ही है। और वो कहते हैं कि अगर आदि मानव होते, लेकिन आदि मानवीय होते हैं तो उसको भी अफसोस होता है, यानी कि जो पहले के ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, अगर वो होते तो उनको भी जो है ना सो अफसोस होता कि मैंने तो कभी नर और नारी में जो सो अंतर नहीं किया, भेदभाव नहीं किया, है कि नहीं, हम साथ साथ रहे, हम दोनों जो है चाहे वो नर हो या नारी हो साथ साथ रहे। पशु पक्षी में भी जो है सो नर और नारी होते हैं, लेकिन वो कभी दोनों में अंतर नहीं समझता, भेदभाव नहीं, दोनों में सब साथ रहते हैं। तो आखिरकार ये बंटवारा कब हुआ और कैसे हो गया, किसने ये बंटवारा कर दिया कि भाई पुरुष का काम ये होगा और महिलाओं का काम ये होगा। दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। अब यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर भी जो इस स्त्री के बारे में कुछ कहते हैं, जयशंकर प्रसाद भी कहते हैं और प्रेमचंद भी कहते हैं, तो उनके विचार से वो असहमत हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्यों हैं?
उनकी नारी के प्रति कोमलतावादी रोमानी दृष्टि का विरोध करते हैं, क्योंकि ये सारे पोयर जो है ना वो नारी के प्रति जो है ना सो कोमल खूबसूरती की बयान करते हैं, रोमानी रोमानी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि भाई औरतों के अंदर सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती पाई जाती है। प्रेमचंद ने कहा कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रेमचंद ने कहा कि जब पुरुष नारी का रूप ले लेता है तो देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का रूप ले लेती है तो राक्षसी बन जाती है। अगर किसी मेल के अंदर अगर नारी वाला गुण आ जाता है तो उसको लोग देवता मानने लगते हैं, भाई ये बहुत बड़ा देवता है, देखो ऐसे ऐसे इसके अंदर गुण पाई जाती है। लेकिन वही चीज़ें, वही पुरुष वाली गुण जो है अगर एक नारी के अंदर आ जाती है, एक औरत के अंदर आ जाता है, तो क्या होता है, लोग उसको राक्षसी समझने लगते हैं, राक्षस का रूप समझने लगते हैं। भाई ये राक्षस देखो तो मेल वाला गुण आ गया, एक लड़ाई करने आ गई, एक ने बाहर काम करने के लिए जाती है। तो यहाँ पे कवि ये कहते हैं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी सौपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई माला है। अब यहाँ पे पोएट ये ज़रूर कहते हैं, निबंधकार ये ज़रूर कहते हैं, ये सुनने में भले ही बहुत अच्छा लगता हो, जो कवि अपनी किताबों में चर्चा करते हैं या राइटर अपने कहानियों में लिखते हैं कि नारी सौपन है, नारी एक सपना होता है, नारी सुगंध होता है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई माला है। लेकिन पुरुष अब नारियों से कहने लगा है कि तुम्हें घर से निकलने की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, क्योंकि नारी को कीड़ा का वस्तु मानता है जिसे धूल कण ना लग जाए। अब यहाँ पे रामधारी सिंह ये कहते हैं कि जो पुरुष है, अब पुरुष जो है वो नारी को कहने लगा कि भाई अब घर से तुम बाहर नहीं निकलो, तुमको घर में ही रहना है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, सारा काम मैं अकेला ही कर लूँगा, है कि नहीं, तुमको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब लोग जैसे ये मानते हैं कि भाई अगर नारी जैसे घर से बाहर निकलेगी तो धूल कण जो है सो लग जाएगा, चेहरा काला हो जाएगा, फिर खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, उसकी कोमलतावादी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जो रोमानी है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए औरत को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। ख़ास करके हमारे भारत में ये सोच है, बाकी अब जाएंगे हमारे भारत से बाहर तो महिलाएं भी काम करती है, पुरुष भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं, तब जाकर के आज वो लोग इतने डेवलप हो जाते हैं। लेकिन हमारे बिहार में कहिए या हमारे भारत में क्या चलन है, भाई कमाने वाला एक है, खाने वाला 10 है, कहाँ से डेवलप कर पाएंगे, कहाँ से तरक्की कर पाएंगे, नहीं संभव है। चलिए आगे पोएट निबंधकार क्या कहते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कहीं हद तक है कि नहीं, नर को एक हद तक नारी, नर के अंदर कुछ ना कुछ गुण आनी चाहिए नारी वाला, और नारी के अंदर भी कुछ गुण आने चाहिए नर वाला। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तकें लिखी है उसका नाम ही है बापू मेरी माँ है। हाँ, लेकिन यहाँ पे उनकी पोती एक किताब लिखी जिसका नाम ही है बापू मेरी माँ है। तो ये आपको सारांश था, समरी था। उम्मीद करते हैं ये समरी से ही आपका आगे का क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। चलिए आप हम लोग जो है सो ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है, तो वो रामधारी सिंह दिनकर है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे मैं जो है सो टिक जो लगा हुआ था, जो मैं वेबसाइट पे डालता हूँ, जो आर्टिकल जो डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, तो उसमें टिक लगा हुआ था, उसी के मैं PDF कन्वर्ट कर दिया। टाइम था नहीं और मैं देखा भी नहीं, इसलिए यहाँ पे इस वाले PDF में आपको टिक लगा हुआ मिलेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। दिनकर किस युग के कवि हैं, तो वो है छाया उत्तर युग के कवि है, ये छायावाद कवि है। क्योंकि छायावाद कवि हम लोग किसको कहते हैं, वैसे जो जिसका रियल घटना से कोई संबंध नहीं हो, पहले थिंकिंग करते हो, सोचते हो, प्राकृतिक पे लिखते हो, उसके बाद वो लिखने की कोशिश करते हैं, उसको छायावाद कवि कहते हैं। अर्धनारीश्वर किसका काल्पनिक रूप है, तो शिव, शंकर और पार्वती का, जो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया, तो नारी को जो है सो क्या बना दिया, लता बना दिया। यानी कि एक पेड़ होता है तो पेड़ का जो है सो, ये जो पेड़ का जो जड़ है, ये समझिए, ये जो है सो क्या है, ये पुरुष बन गया, और जो लता होता है वो क्या बन गया है, नारी बन गया, यानी लता कमजोर। कामनी अपने साथ कैसे शांति लाती है, तो यामिनी जैसे शांति जो है सो लाती है। पुरुष जब नारी गुण ले लेता है तो क्या बन जाता है, तो वो देवता बन जाता है। अभी देखे थे आप लोग जैसे चैप्टर में ही कि जब किसी भी पुरुष के अंदर नारी वाला गुण आ जाता तो उसको देवता लोग मानने लगते हैं। नारी जब नर के गुण ले लेती है तो क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है, लोग उसको राक्षस कहना शुरू कर देते हैं। किसने कहा है कि जब नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है, ये प्रेमचंद ने कहा है कि जब नारी नर का गुण ले लेती है तो उसको राक्षसी जो है सो बन जाती है। स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है, तो स्त्री गुण वाला पुरुष जो है वो स्त्रैण कहलाता है, एक नहीं, यानी कि स्त्री जैसा कहलाने वाला
बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुनी बनने का, एक नहीं जानते होंगे बौद्ध धर्म में भिक्षुक होता है और महिलाएं जो बनती है उसको भिक्षुनी कहते हैं। तो ये बुद्ध और महावीर ने ये चीज़ जो है सो महिलाओं को अधिकार दिया कि भाई सिर्फ पुरुष ही नहीं बन सकता, महिला भी बन सकती, महिला के अंदर भी एबिलिटी होती है, महिला भी वो सारी चीज़ कर सकती है जो पुरुष कर सकता है। लेकिन ये अधिकार का बंटवारा कर दिया गया, वो पता नहीं किसने किया होगा, नहीं किया है। स्त्रियों को भिक्षु बनने का अधिकार किसने छीन लिया? तो दिगंबर ने फिर से इनके अधिकार को छीन लिया कि नहीं भाई, महिलाएं जो सो भिक्षुक नहीं बन सकती, महिला से ये काम संभव नहीं है। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म सिमरिया में हुआ था। बायोग्राफी में आप लोग देख ही चुके हैं। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 में। दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1974 में। ये सारी चीज़ मैं बायोग्राफी में पढ़ा दिया हूँ। सभ्यता का पहला सोपान क्या था? तो कृषि का विकास। कृषि का विकास होने के बाद ही इंसान जो है ना आज इतना डेवलप कर पाया है और एक जगह पे रहना शुरू किया, वरना उससे पहले लोग नोमैडिक लाइफ जिया करते थे। आज यहाँ पे है, फिर जो है सो 6 महीना रहते थे, फिर कहीं और जाते थे, फिर कहीं और। लेकिन जब से कृषि का विकास हुआ तब से ही लोग जो है ना सो एक जगह पे रहना शुरू कर दिए, क्योंकि वहीं पे उपजाते थे और वहीं पे वो रहते थे और फिर वहीं से खाना मिल जाता, कहीं जाने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती थी। दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला है? तो उर्वशी पर। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि डी होगा। बापू मेरी माँ है पुस्तक किसने लिखी? बापू की पोती ने। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 ईस्वी में। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? तो यहाँ पे ये सारा है, वट पीपल है, उर्वशी है, काव्य की भूमिका, यानी कि सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। डी इनके द्वारा नहीं लिखा गया, वो जो साकेत है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? तो वो कुरुक्षेत्र है, यानी कि बी हो जाएगा। गंधारी थी, दुर्योधन की माँ थी। सही आंसर ए होगा। प्रेमचंद्र थे तो एक कथाकार थे। सही आंसर सी होगा। तो ये था आपको जो है ना सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। पुरुष में नारी का गुण क्यों होनी चाहिए? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप लोग अगर सारांश पढ़ चुके तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको अभी आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा गया हुआ, आप इसे आराम से जो सो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाइए, इसे डाउनलोड कीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।